नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्पेशल क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे सौरमंडल या सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो, जेएल बेयर्ड, कोपरनिकस या केपलर। तो याद रखिएगा, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। तो आप सभी जानते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और ग्रहों की परिक्रमा करने वाली खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह वह छोटे या बौने तारे होते हैं जो ना तो ग्रह की श्रेणी में आते हैं और ना ही धूमकेतु की श्रेणी में आते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और पुच्छल तारा धूमकेतु से कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, उपग्रह, या जिसे आप चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। तो याद रखिएगा, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, गैलीलियो ने आप सभी जानते हैं दूरबीन की खोज की थी, और न्यूटन के नियम आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, पहले 9 थी लेकिन अब 8 है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो याद रखिएगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से पूछा गया है, तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी और फिर है मंगल। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बुध को मरकरी कहा जाता है, शुक्र वीनस, अर्थ पृथ्वी और मार्स मंगल आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? याद रखिएगा, एग्जाम में इस जगह मिसिंग ना हो गए, सूर्य से पूछा है या पृथ्वी से। इस प्रश्न में पूछा गया है पृथ्वी, और पिछले प्रश्न में पूछा गया था सूर्य से, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति, फिर है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, फिर है शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति, फिर है मंगल, शुक्र, बृहस्पति और बुध। तो याद रखिएगा, 90% लोग इस प्रश्न का गलत उत्तर लगाते हैं, लोगों को लगता है मंगल ग्रह सबसे पास है, लेकिन याद रखिएगा, शुक्र यानी कि वीनस पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है, उसके बाद है मंगल यानी कि मार्स, फिर है बुध यानी कि मरकरी, और फिर है बृहस्पति यानी जुपिटर। याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे करीब है शुक्र ग्रह, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है, यानी कि बढ़ते से छोटे क्रम में? बृहस्पति पहले नंबर पर सभी में दिया है, और आप सभी जानते हैं बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। फिर शनि, दूसरे नंबर पर सैटर्न, तीसरे नंबर पर है यूरेनस यानी कि अरुण, फिर है वरुण यानी कि नेपच्यून, फिर है पृथ्वी अर्थ, फिर शुक्र वीनस, मंगल मार्स एवं बुध मरकरी। तो यही इसका सही क्रम होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। तो याद रखिएगा, हमारे सौरमंडल या किसी भी सौरमंडल के भाग निहारिका नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निहारिका, जिसे आप नेबुला के नाम से भी जानते हैं, जो कि बादल, धूल एवं गैसों के बने हुए क्षेत्र होते हैं, और कहां होते हैं? तो याद रखिएगा, इंटरस्टेलर स्पेस में निहारिका, या जिसे नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती।
फिर है हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति, तो यह तो हो ही नहीं सकता। और पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकृति भी नहीं हो सकता। फिर है अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में उनकी एक विशेष आकृति, तो याद रखिएगा तारामंडल होते हैं ऐसे तारे, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। याद रखिएगा तारामंडल को ही कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। जैसे आपने आकाश में देखा होगा सप्तऋषि रहते हैं या अलग अलग आकृतियां रहती हैं जो कि पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं, समदूरस्थ मतलब एक समान दूरी पर नहीं रहती या कंपैरेटिवली एक सी दूरी पर नहीं रहती। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में कुल ज्ञात तारामंडलों की संख्या है 89, 89। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट याद रखिएगा तारामंडल से। सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल है हाइड्रा, इसका नाम भी याद रखिएगा, ऑप्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। और सेंटोरस तारामंडल सबसे चमकीला तारामंडल है, इसे भी याद रखिएगा। कुल संख्या है 89, 89। हाइड्रा है सबसे बड़ा तारामंडल और सेंटोरस है, जी हाँ सेंटोरस, सेंटोरस है सबसे चमकीला तारामंडल। तो यह दोनों पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा भी और सबसे चमकीला भी। अगला प्रश्न है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? दोस्तों हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत। और सबसे पहले तो याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है इसकी सतह से वो लगभग है 25 किलोमीटर। कई जगह आपको यह 24-23 भी लिखी मिल सकती है, बाकी 25 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और यह मंगल ग्रह पर स्थित है जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। और अगर कंपेयर करने की दृष्टि से देखा जाए तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8.8 किलोमीटर और निक्स ओलंपिया कोलंपस जो कि हमारे सौरमंडल का ज्ञात अभी तक का सबसे बड़ा पर्वत है, इसकी ऊंचाई है 25 किलोमीटर इसकी सतह से और मंगल ग्रह पर स्थित है, याद रखिएगा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा पार्थिव ग्रह को टेरेस्टेरियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट भी कहा जाता है जो कि सूर्य के पास के 4 ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल 4 पार्थिव ग्रह हैं। 8 ग्रहों को 4-4 के भाग में डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा 4 है इनर प्लैनेट्स और 4 है आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो याद रखिएगा शनि यानी कि सैटर्न एक आउटर प्लेनेट है, तो यह पार्थिव ग्रह नहीं है। इसके अलावा बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है बाहम ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा बाहम ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट्स को ही बृहस्पति सदृश ग्रह भी कहा जाता है और इनकी संख्या भी 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है इनमें से कौन बृहस्पति सदृश ग्रह या इसे ही वाम ग्रह भी कहा जाता है या आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है? ऑप्शन है शनि, अरुण, वरुण या मंगल। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा मंगल जो कि एक पार्थिव ग्रह है, इनर प्लैनेट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो याद रखिएगा वामावर्त का मतलब होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह 2 ग्रहों को छोड़ के। ऑप्शन दिया गया है बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण या शुक्र और अरुण। तो याद रखिएगा बाकी सभी ग्रह घूमते हैं वामावर्त, लेकिन शुक्र एवं अरुण यानी कि वीनस एवं यूरेनस दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो इसका मतलब होता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और अरुण अपनी धुरी पर, याद रखिएगा 98 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र एवं अरुण। अरुण घूमता है 98 डिग्री के कोण पर और शुक्र घूमता है दक्षिणावर्त, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं सूर्य को हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को दोस्तों ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। ऑप्शन है धूमकेतु, उल्का,
लुब्धक या अभिनव तारा? तो याद रखिएगा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा अभिनव तारा को ही महानोवा के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में सुपरनोवा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। और याद रखिएगा सुपरनोवा वह तारे होते हैं जिनकी एज लगभग कंप्लीट हो चुकी है, या बूढ़े हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, और एक विस्फोट के साथ वह खत्म हो जाते हैं, उन्हें सुपरनोवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कौन थे? ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो याद रखिएगा कोपरनिकस ने यह खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन है सूर्य, सबसे पहले सूर्य दिया है जो कि एक तारा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर है मंगल, शुक्र, शनि जो कि ग्रह है, और प्राचीन भारतीय लोग सूर्य को एक ग्रह मानते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन सी हैं, यानी कि सूर्य को बनाने के लिए किन गैसों की मुख्य भूमिका है या सबसे अधिक मात्रा में है? ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एवं ऑक्सीजन, हीलियम एवं नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन और हीलियम। तो आप सभी जानते हैं सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आता है सूर्य की ऊर्जा से संबंधित कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है या स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उस तरह से भी, और मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या स्थल मंडल। तो याद रखिएगा सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या समताप मंडल। तो याद रखिएगा सूर्य के ऊपरी भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और दोस्तों यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि? ऑप्शन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है सूर्य, या सभी। तो याद रखिएगा पृथ्वी हमेशा वामावर्त घूमती है, इसका मतलब होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सॉरी, ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। तो याद रखिएगा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी। तो याद रखिएगा एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से, इस वर्ड को याद रखिएगा, अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। जिस सूर्य है और लगभग पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगा रही है, तो जब पृथ्वी इधर होगी तब ये इसकी मैक्सिमम दूरी होगी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो इस दूरी को अपसौर कहा जाएगा। और जब ये घूम के अपने कक्ष में सूर्य के सबसे पास आ जाएगी तो इसे कहा जाता है उपसौर। अगर पास पूछा जाता है तो उपसौर, और दूर पूछा जाता है तो अपसौर। अगला प्रश्न है, एक ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि अभी डिस्कस किया, उसे उपसौर कहा जाता है। जब दूर हो तो अपसौर, पास हो तो उपसौर, न्यूनतम मतलब उपसौर और अधिकतम अपसौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, यानी कि खगोलीय यूनिट कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य या प्लूटो तथा सूर्य। तो याद रखिएगा पृथ्वी एवं सूर्य की मध्य की औसत दूरी को एक खगोलीय एकक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा लगभग 15 मिलियन किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से सूर्य की, और अगर एग्जैक्ट फिगर में पूछा जाए तो 14.9
96 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। अगला प्रश्न है मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो याद रखिएगा मध्यरात्रि सूर्य का मतलब होता है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन दिया गया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, या जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक के क्षेत्र में देखने को मिलता है या दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन है सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, फिर है दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, फिर है धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सूर्य में वह काले धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी कि जहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा, तो वह अपन को ब्लैक डॉट्स देखने को दूर से लगते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? तो इस प्रश्न का जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला प्रश्न है सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री, 6000 डिग्री या 1000 डिग्री। तो याद रखिएगा सूर्य पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है? ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन या ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसेस पाई जाती हैं सूर्य पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है, यानी कि कितना टाइम लगता है सूर्य की सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में? ऑप्शन है 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट या 10 मिनट। तो याद रखिएगा सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह स्थित है? तो आप सभी जानते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास ग्रह है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है शुक्र, वीनस, याद रखिएगा, तीसरे पर पृथ्वी और चौथे पर मंगल। अगला प्रश्न है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो पूछा गया है, मतलब शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो बुध सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, एक वर्ष उसी को कहा जाएगा। तो याद रखिएगा बुध सबसे कम समय लेता है, यानी कि 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, जैसे कि पृथ्वी 365 में करती है, सॉरी 365 में। अगला प्रश्न है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा बुध यानी कि मरकरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चंद्रमा की कलाओं का मतलब होता है चंद्रमा पे आपने देखा होगा छाया या उजला भाग रहता है, जिसमें सूर्य प्रकाश एवं पृथ्वी की छाया के कारण कई बार आधा चांद दिखता है, पूरा चांद दिखता है। इसी तरह ऐसी कलाएं बनती हैं बुध ग्रह पर भी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध एवं शुक्र, मंगल तथा बुध, या वरुण तथा प्लूटो। तो याद रखिएगा बुध एवं शुक्र के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो याद रखिएगा बुध लगाता है सबसे कम समय में, क्योंकि सूर्य के सबसे पास है, और बुध लगाता है 88 दिन में, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा शुक्र लगाता है लगभग 225 दिन में, 224.7 दिन लगाता है, यानी कि राउंड फिगर में 225। पृथ्वी आप सभी जानते हैं 365, और मंगल लगाता है 687, याद रखिएगा 687, ये दिनों में संख्या दी जा रही है। और अगर सबसे अधिक समय कौन लगाता है तो याद रखिएगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति,
लगभग 12 सालों का समय लगाता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। और यह काउंटिंग मैंने पृथ्वी दिनों के हिसाब से बताई है, क्योंकि सबके दिन का भी समय अलग अलग रहता है। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका जवाब भी होगा बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? याद रखिएगा इन दोनों प्रश्नों में अंतर है। सबसे कम समय में कौन सा चक्कर लगाता है, सबसे जल्दी कौन चक्कर लगाता है, और परिभ्रमण गति सबसे अधिक किसकी है? इन तीनों प्रश्नों में अंतर है, लेकिन इत्तेफाक से इनका जवाब एक ही है, बुध। इसमें उसकी स्पीड पूछी गई है, किस स्पीड से चक्कर लगाता है, और एक में लगाता है सबसे जल्दी कौन लगाता है, तो पास इस कारण से जल्दी लगाता है, लेकिन दोनों का आंसर होगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा इसका जवाब भी होगा बुध। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के सादृश्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या वरुण। तो याद रखिएगा चंद्रमा के सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह भी बुध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जी मैंने कंटिन्यू में बुध ग्रह से संबंधित प्रश्न इसलिए लिए हैं ताकि अधिकतर लोगों को इनमें कंफ्यूजन होती है, जो लगभग एक जैसे प्रश्न है, तो सबका जवाब होता है बुध। इस वजह से मैंने सीक्वेंस से इन प्रश्नों को लिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए सोलर सिस्टम से संबंधित पहली वीडियो। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इसकी लगभग 2 से 3 वीडियो और चैनल पर अपलोड करूंगा सोलर सिस्टम से संबंधित, क्योंकि सोलर सिस्टम से संबंधित लगभग फिक्स है कि 2 प्रश्न तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।